गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम जो संडे को हुआ था उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। लगभग 23 क्वेश्चन हैं। आज का हमारा सेशन यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दो सूचियां दी गई हैं। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। सूची एक में संविधान संशोधन दिए गए हैं, 42वां, 52वां, 86वां और 96वां संविधान संशोधन, जबकि दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं जिनका आपस में मिलान करना है। 42वां संविधान संशोधन, ये दो संविधान संशोधन तो सबको पता ही होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निदेशक तत्व, संघ, राज्य, लगभग सभी भागों में कुछ न कुछ बदलाव किया गया था। इतने व्यापक बदलाव के कारण ही इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो दल बदल कानून से संबंधित है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन, यह भी पूछा जा चुका है, 2002 में हुआ था, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जबकि 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। ए का 3, बी का 1, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे यह प्रश्न तो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बलवंत राय मेहता समिति से। जब भी हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिन्हें हम जरूर पढ़ते हैं, जिसमें पहला है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा है अशोक मेहता समिति। तीसरा है जीवीके राव समिति। लगभग इन समितियों को तो हम पढ़ते ही हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में हुआ था, जिसने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के बारे में कहा। ये त्रिस्तरीय पंचायतें कौन सी थी? एक तो जिला स्तर पे जिला पंचायत, मध्य स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के बारे में बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है, पूछा है। कौन सा एक स्तर नहीं है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला पंचायत। न्याय पंचायत के बारे में बलवंत राय मेहता ने नहीं कहा था, इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 से है। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल के गठन के लिए बड़ा आंदोलन चलाया था, उसी के उपरांत ये अधिनियम बना था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार
लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। आपको पता होगा कि लोकपाल का चयन राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को लोकपाल नहीं बनाता, वरन एक चयन समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। उन्हीं से संबंधित हमारा प्रश्न है, कौन कौन से सदस्य होते हैं उनको देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश ये होते हैं। राज्यसभा के सभापति, इस चयन समिति में राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया है। चलिए, तो इसका आंसर जिसमें 2 होगा, जिस भी विकल्प में 2 होगा वो कट जाएगा, हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी 2 सूचियां दी गई हैं जिनका आपस में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको पता होगा कि हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म को अपनाया है। संघीय व्यवस्था की जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे मुख्य विशेषता होती है, वह यह होती है कि संघीय व्यवस्था में कम से कम 2 इकाइयां दिखाई देती होती हैं। अब भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो संघ और राज्य के रूप में ये इकाई दिखाई देती हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ कथन कहे गए हैं, जिन उसी से संबंधित हमारा यह प्रश्न है कि वो कथन किसने कहा था और क्या कहा था। ठीक है, तो सहकारी संघवाद भारतीय संघवाद को कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सौदेबाजी का संघवाद कहा था आपका मोरिस जोन्स ने। अर्ध संघवाद कहा था केसी वेयर ने। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ए का 4, बी का 3, सी का 1, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये दिया गया प्रश्न आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन कम से कम अर्ध संघवाद, ये वाला कोटेशन तो सबको याद होता है कि भारतीय संघवाद को अर्ध संघी किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं 154, 153, 156 और 155। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये सारे आर्टिकल जो दिया गया है वो गवर्नर से संबंधित है, यानी राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 153 में कि राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है, जबकि 154 में उसके कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है और 155 में उसके नियुक्ति के बारे में बताया गया है, न कि राज्यपाल को हटाने से संबंधित। तो हमारा डी आंसर यहाँ चूंकि सुमेलित नहीं है पूछा है, तो हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के पदावधि के बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी समितियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ समितियां दी गई हैं 4 समितियां, और उनसे संबंधित बातें कही गई हैं जिनका मिलान है या नहीं ये हमें चेक करना है। दंतवाला समिति का संबंध ग्रामीण रीढ़ से है, बिल्कुल है। जीवीके राव समिति का संबंध प्रखंड स्तर पर नियोजन से संबंधित है, ये भी जीवीके राव समिति का संबंध है। अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज्य संस्थाओं से है, जैसा कि अभी हमने पीछे दूसरे क्वेश्चन में देखा था। सेकंड वाला क्वेश्चन जब हमने किया था तब मैंने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव समिति, इन सब के बारे में मैंने बताया था कि ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति भी सही है। संथानम समिति का संबंध पंचायती राज्य वित्त से प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से है। यहाँ पे संथानम समिति का गठन भ्रष्टाचार निवारण के उपाय बताने से संबंधित था। तो संथानम समिति का संबंध पंचायती राज्य वित्त से नहीं, बल्कि पंचायती राज्य में
वित्तीय भ्रष्टाचार जो हो रहा है, अनियमितता जो हो रही है, उनको रोकने से संबंधित था। इसलिए हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? अच्छा, यहां भी सही नहीं है पूछा। अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सब में सही नहीं है ही पूछा है। तो देखते हैं किसका मिलान सही नहीं है। ए कह रहा है लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता की जब हम बात करें तो आर्टिकल 16 में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है और यह केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। तो ये सही है और यहां हमें बताना है सही नहीं है। दूसरा है विधि के समक्ष समानता। इसका संबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से है। विधि के समक्ष समानता की जो बात कही गई है, ये नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, यह भी सही है। किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में बताया गया है कि किसी राज्य के नाम बदलने का जो शक्तियां दी गई है वो राज्य विधानमंडल को न देकर के संसद को दी गई है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। किसी नए राज्य की स्थापना करना, इसका संबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 से है और यह संसद की शक्ति है। यानी कि ए, बी और डी करेक्ट है जबकि सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीसी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का उपयोग जब ई गवर्नेंस में करेंगे तो उसके क्या फायदे हैं, उसी से संबंधित ये स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ सही कथन पूछा है, इस बार सही पूछ लिया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, ये कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, लाल फीताशाही को घटाता है, बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। कम समय में ही काम होने लगता है। ठीक है, तो पहला और चौथा ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा जबकि 2 और 3 सही हो जाएगा और यहाँ पे सही उत्तर ही पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। समवर्ती सूची से संबंधित प्रश्न पहले भी कई बार पूछे गए हैं, जिसमें उत्तराधिकार और सामानों में मिलावट से संबंधित प्रश्न तो पूछा गया है। व्यापार एवं वाणिज्य ये नया है। तो जब आप शेड्यूल को देखेंगे, 7वीं अनुसूची को देखेंगे, तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, जबकि राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी, लेकिन वरीयता संघ सरकार को दी गई है। तो समवर्ती सूची की प्रविष्टि 21 और 22 यानी एंट्री 21 और 22 में जब आप देखेंगे तो व्यापार से संबंधित विवाद का मामला और वाणिज्य से संबंधित एकाधिकार का मामला समवर्ती सूची के प्रविष्टि 21 और 22 में दिया गया है। केवल व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की यदि बात करें तो ये यूनियन लिस्ट का विषय है। ठीक है, तो ये अधूरा है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाए, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2 और 3 सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फातिमा बीबी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है, जिनका 2023 में निधन हो गया था। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली पहली महिला थी और वह मुस्लिम थी। उसी से संबंधित हमारा ये प्रश्न है। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, जिन उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है हाल ही में निधन, हाल ही में तो इनका निधन हुआ नहीं है, 2023 में हुआ था, तो पता नहीं क्यों इतना पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है। खैर चलिए, प्रश्न वैसे आसान है ना। पहला स्टेटमेंट है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी। वह केरल राज्य की राज्यपाल नहीं रही, बल्कि तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। तो सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। बिल्कुल सही है। 1 और 3 ए ऑप्शन में है। अच्छा, सही उत्तर ये भी एक बार चेक कर लें, पता चले कि गलत पूछ रहा है तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। ऐसा है कि हमारे संविधान को बने हुए लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं। इस 75 वर्ष के दौरान बहुत से बदलाव आए, बहुत से वाद विवाद हुए और वह विवाद अंततः सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के ही हल हुए। उसके बाद संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए, इसलिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं या वाद हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। पॉलिटी के विद्यार्थी होने के नाते हमें कई सारे केसेस को भी पढ़ना पड़ता है। उसमें ये यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वही सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केस हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, महत्वपूर्ण हैं और इनका कालानुक्रम यानी कि कालानुक्रम की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज्य, यह मामला 1951 का है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, यह 1965 का मामला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह 1967 का मामला है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह 1973 का मामला है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये क्रम से ही दिया गया है, पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती, यानी 1 2 3 4 डी ऑप्शन में दिया गया है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है। आप देखोगे आर्टिकल 320 और 321 में यूपीएससी के शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं और कार्यकारी नियम और आदेश द्वारा भी उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। यूपीएससी कुछ परंपराओं का भी पालन करता है, उस हिसाब से 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 संसदीय कानून, संसद कानून बना करके, ये मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट है। 1 3 और 4 ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि 1 3 और 4 कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए हम डी 1 2 3 4 सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है। संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद, यहाँ पे दिया गया है किसका मिलान सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध, ये जो है 148 में नहीं बल्कि 338 में इसके बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में कहा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, ये सही है। वित्त आयोग, इसका संबंध आर्टिकल 280 से है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 19 से संबंधित है, राइट टू स्पीच से संबंधित है, वाक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 19। इसके
अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? ठीक है, गारंटी नहीं दी गई है। संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, यह पहले 19(1)(f) में यह पहले क्या था? यह अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसे मौलिक अधिकार से हटा करके 300A में स्थान दिया गया है। अब यह एक विधिक अधिकार है। अब यह एक विधिक अधिकार है। हमारे संविधान का विस्तार जहां तक है वहां पे बहुत सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं, लेकिन जो विशिष्ट अधिकार हैं, जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं, उन्हें एक निश्चित स्थान पे जगह दिया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहा गया है ना। तो पहले संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अब इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अब इसे एक विधिक अधिकार कर दिया गया है। तो नहीं पूछा है, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकियों को भी देख लें। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, ये है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, ये भी है। पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, यह भी है। अगर हम आपसे ये कहें कि विदेश में जो घूमते हैं, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता यह किस आर्टिकल के तहत है, तो यह आर्टिकल 21 के तहत। यानी देश के अंदर घूमने की आजादी आपको आर्टिकल 19 देता है, जबकि विदेश में घूमने की आजादी आपको आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। संशोधन आर्टिकल 368 में बताया गया है कि जब संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है तो यह एक साधारण विधेयक की भांति ही होता है। इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। अच्छा, यह विधेयक दोनों सदनों से यानी प्रत्येक सदन से पास होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसके लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, बिल्कुल। राज्यसभा द्वारा, बिल्कुल। राज्य विधान मंडलों द्वारा इसकी कोई भूमिका नहीं है। भारत के राष्ट्रपति नहीं। विधेयक या तो लोकसभा में लाया जाएगा या तो राज्यसभा में लाया जाएगा। और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषाई अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में जिस भाषा को कम लोग बोलते हैं उसे ही भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं। तो भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित आर्टिकल 350A और 350B है। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 350A क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि मातृभाषा में ही बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जबकि 350B क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब हम आते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रत्येक राज्य के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। दूसरा, नवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया,
जोड़ा तो गया था, लेकिन 9वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, वरन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, और दोनों ही क्या है? दोनों ही गलत हैं। तो ना तो एक सही है ना तो दो। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन से संबंधित है कि कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? ऐसा है 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों को क्या किया गया था? कानूनी मान्यता प्रदान, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए थे, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए थे। ये 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है और यह नगरीय स्वशासन। ठीक है, तो इस तरीके से 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन से संबंधित है। तो बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, सी आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है और इससे संबंधित अगर हम देखें भारतीय संविधान में तो आर्टिकल 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत, यह तो आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, बिल्कुल यह आर्टिकल 23 में है। ठीक है, और कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, इसका संबंध आर्टिकल 24 से है और यह दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यह भी नहीं है। तो 2 और 3 हमारे बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? निर्वाचन आयुक्त के कार्य पूछ रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, यह कार्य इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आपस में ही करते हैं। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, यह कार्य भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है या निर्वाचन आयुक्त नहीं करवाता। यह क्या करता है? राज्य चुनाव आयोग क्या करता है? नगर पंचायतों और नगर निगमों के लिए चुनाव करवाता है। उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय यह न्यायपालिका करती है। यह न्यायपालिका करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? यानी संविधान में किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। देखिए आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद के बारे में कि संसद लोकसभा
राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति न तो राज्यसभा का सदस्य होता है न ही लोकसभा का सदस्य होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया। मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया सीधे सीधे। भारत की संचित नीति, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्त आयोग तो सभी ने पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आयोग द्वारा। ठीक है, बी का 3, जिसको सिर्फ बी का 3 यानी कि ये देखिए, इससे ही आंसर निकल आ रहा है। भारत की संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में कहा गया है। वित्तीय आपातकाल 360 है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 में कहा गया है। ठीक है, तो ए का 1, बी का 3, सी का 2। ठीक है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बात सही है कि आर्टिकल 153 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें कुछ बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो कारण तो हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन कथन हमारा गलत है। तो देखते हैं, ए गलत किंतु आर सही, ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।